हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में मेरा अगला वीडियो, ठीक है। देखिए, आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की देखिए, इससे पहले मेरे वीडियो आ चुके हैं। आपने अगर वो मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य है, इसकी जो जड़ें हैं वो क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई हैं। तो मैं देखिए, आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद इस पर आते हैं हम। देखिए, क्या था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी एक पहला शासक था जिसने क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत में किया था। देखिए, दक्षिण भारत में किया था और अपना शासन स्थापित करने की कोशिश की और ज़्यादातर क्षेत्रों को उसने जीता था। उसके बाद के जो शासक हुए थे वो इतने शक्तिशाली नहीं हुए कि वो दक्षिण भारत में अपना क्या कर सके, प्रभाव जमा सके। तो देखिए, केवल अलाउद्दीन के समय में उस क्षेत्र में उनका प्रभुत्व रहा था, ठीक है। उस क्षेत्र में उनका प्रभुत्व रहा था, ठीक। तो देखिए, उसके बाद अब बात करते हैं क्या हुआ था कि उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य विस्तार की कोशिश की थी और विस्तार किया भी था उसने, लेकिन हालांकि वो अलाउद्दीन खिलजी के बराबर नहीं कर पाया था। तो देखिए, उसके बाद बात करते हैं विजयनगर की। विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, ठीक है। तो क्या है इसके पीछे कहानी, क्या थी? कहानी ये थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत के क्षेत्र में आक्रमण किया था। उस क्षेत्र से उसने क्या किया था, दो सेनापति जो पकड़े थे जिनका नाम हरिहर और बुक्का था, ठीक है, जिनका नाम हरिहर बुक्का था। और हरिहर बुक्का को पकड़ करके कैद करके दिल्ली में डाल दिया गया था, ठीक है। हालांकि क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। वो इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद उनको छोड़ दिया गया था, ठीक है। जब इस्लाम धर्म उन्होंने कबूल कर लिया उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो छोड़ने के बाद क्या कहते हैं, उनको क्या भेजा गया था दक्षिण क्षेत्र में और कहा कि आप अपने क्षेत्र में जाकर के दिल्ली सल्तनत का विस्तार कीजिएगा, ठीक है। दोनों भाइयों को छोड़ दिया गया था। तो फिर जो उस क्षेत्र में आने के बाद इन्होंने क्या किया था, उस क्षेत्र में जो वहाँ पर इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था दिल्ली में जाकर के, तो उन्होंने क्या किया था, अपने क्षेत्र में आकर के एक गुरु थे विद्यारण गुरु जी, उनके संपर्क में आकर के इन्होंने क्या किया था, पुनः हिंदू धर्म क्या कर लिया था, ग्रहण कर लिया, हिंदू धर्म धारण कर लिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिल्ली सल्तनत का विस्तार न करके क्या किया था कि एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, थोड़ा सा मैप के तरीके से समझेंगे, ये बात मैंने आपको समझा दी, लेकिन अब थोड़ा सा मैप समझ लीजिए क्या हुआ था। मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी एक पहला शासक था जिसने दक्षिण क्षेत्र में अपने शासन विस्तार की कोशिश की थी और जीता था उन क्षेत्रों को। तो देखिए, जो बाद के साम्राज्य शासक हुए थे उन्होंने क्या किया था, वो उस क्षेत्र में अपना प्रभाव इतना नहीं रख पाए और क्या किया था, उस क्षेत्र से क्या कहते हैं, कुछ क्षेत्र दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे वो स्वतंत्र होकर के नए साम्राज्य अपने साम्राज्य विस्तृत बन गए। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मैंने बताया हरिहर बुक्का को कैद किया गया था, क्या कहते हैं, दक्षिण भारत के क्षेत्र से। तो उन्होंने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो उनको छोड़ दिया गया और कहा गया आप दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत में जाकर के करें। तो देखिए, उसके बाद एक और क्षेत्र था बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। देखिए, ये भी क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का क्षेत्र था, ठीक है। तो देखिए, जब दिल्ली सल्तनत का विस्तार यानी कि प्रभुत्व कम हो गया तो दो नए साम्राज्य उदय हुए, जिनका पहला राज्य था बहमनी और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हिंदू शासकों ने की थी और जो बहमनी साम्राज्य था वो मुस्लिम शासकों ने की थी। देखिए, इन दोनों राज्यों में आपस में बहुत युद्ध होता रहता था, हर समय लड़ाई रहती, एक तरीके से शत्रुता रहती थी। कारण ये था कि देखिए, ये कृष्णा नदी से नीचे के क्षेत्र को विजयनगर कहा जाता था और ऊपर के क्षेत्र को जो दिल्ली सल्तनत की सीमा तक उसे बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं, कृष्णा नदी और उसकी एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी के बीच में एक क्षेत्र है दोआब क्षेत्र, यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। ये एक उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था। इस क्षेत्र को लेकर के आपस में इनमें क्या होता था, विवाद रहता था, हर समय युद्ध चलता रहता था, ठीक है। इस क्षेत्र में जब युद्ध चलता रहता था तो क्या हुआ था देखिएगा। और दूसरा कारण ये भी था कि देखिए, जो विजयनगर था, विजयनगर नीचे हिंद महासागर है,
नीचे हिंद महासागर है और उत्तर भारत में क्या है, बहमनी साम्राज्य था। तो देखिए ये इधर की ओर अपना विस्तार नहीं कर सकता था, इसलिए ये अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहमनी साम्राज्य से एक युद्ध का कार्ड ये भी था। दूसरा कार्ड क्या था? दूसरा कार्ड ये था कि जो बहमनी साम्राज्य था वो उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था, क्योंकि वो ताकतवर शासन था, इस कारण ये साम्राज्य अपना साम्राज्य उधर की साइड में विस्तार नहीं कर सकता था, इसलिए ये भी कारण इससे युद्ध करने का कारण बनता था। बात समझ में आ गई? तो देखिएगा ये क्षेत्र इसी वजह से क्या होता था, युद्ध क्षेत्र मतलब विवाद का कारण हर समय बना रहता था। ठीक है, और जो क्या कहते हैं ये तुंगभद्रा क्षेत्र का जो दोआब क्षेत्र था इसे रायचूर कहा जाता है। रायचूर क्षेत्र, रायचूर क्षेत्र जो उपजाऊ क्षेत्र था, उस समय की स्थिति ये थी कि भारत हमारा आज भी और पहले भी कृषि प्रधान देश था और है अभी तक। तो देखिएगा उस क्षेत्र में ये उपजाऊ क्षेत्र था, तो हर कोई ये चाहता था कि जो उपजाऊ क्षेत्र है उस पर उसका कब्जा रहे, लेकिन उस कब्जे को करने के कारण ही इन दोनों में आपस में विवाद रहता था। तो फिर देखिए अब हम बात करते हैं विजयनगर की। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो बहमनी साम्राज्य होगा। बहमनी साम्राज्य के बारे में जब उसको देखोगे तो दोनों वीडियो मेरे एक साथ देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो में कि आपको देखते देखते याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे हम। ठीक है, मैंने बताया था हरियर और बुक्का को क्या किया था, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली नामक क्षेत्र था, काम्पली नामक क्षेत्र से उन्होंने क्या किया था, उनको क्या कहते हैं गिरफ्तार किया था, यानी युद्ध क्षेत्र में कैद किया था और दिल्ली ला करके इनको कैद में डाल दिया गया था। और दिल्ली जब कैद में डाल दिया गया था तो इन्होंने क्या किया था, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद इनको छोड़ दिया गया था। छोड़ने के बाद इनसे कहा कि अपने क्षेत्र में जाकर के दिल्ली सल्तनत का विस्तार करें। तो जब दिल्ली क्षेत्र अब जब ये उस क्षेत्र में पहुँचते हैं तो एक गुरु होते हैं विद्यारण गुरु जी। विद्यारण गुरु जी के संपर्क में आकर के इन्होंने मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार न करके अपना हिंदू धर्म पुनः धारण कर लिया और हिंदू धर्म धारण करने के बाद एक साम्राज्य की स्थापना की जिसको विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। यह जो साम्राज्य था छोटे से क्षेत्र विजय यानी कर्नाटक से स्टार्ट होकर के पूरे दक्षिण भारत में लगभग फैल गया। कृष्णा नदी से नीचे का क्षेत्र जो था वो विजयनगर और ऊपर का क्षेत्र था वो बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, इस पर 4 वंशों का शासन रहा था। लगभग देखो 1336 से लेकर के 1650 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले वंश था संगम वंश। ठीक है, पहला वंश था संगम वंश, दूसरा वंश था सालोक वंश और तीसरा वंश था तुलुक वंश और चौथा वंश था अरविडु वंश। अरविडु वंश। ठीक है, तो इन चारों वंशों के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, छोटा छोटा ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जो हमारा इंपॉर्टेंट है बस उसी को ही पढ़ेंगे। देखिए संगम वंश का संस्थापक हरियर और बुक्का नाम के 2 भाइयों को माना जाता है। क्योंकि देखिए संगम वंश क्यों? क्योंकि इनके पिता का जो नाम था वो संगम था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको संगम वंश के नाम से जाना जाता है। इनकी जो राजधानी थी अनेगोंडी जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर थी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। देखिए ये राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर होने के कारण ज़्यादा सुरक्षित नहीं थी, तो इसने क्या कहा था, इन्होंने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी, विजयनगर को, विजयनगर यानी जीत का नगर, विजयनगर को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। देखिए हरियर बुक्का, मैंने बताया हरियर बुक्का के पिता का नाम क्या था, संगम, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम शासक क्या कहते हैं, संगम वंश जाना जाता है। देखिए आज जो विजयनगर है, जो विजयनगर था वो आज का हम्पी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? आज जो विजयनगर है वो किस में जाना जाता है, हम्पी के नाम से जाना जाता है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, यूनेस्को ने उसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। क्या किया है? यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो इतना तो बात हो गया किससे, आप संगम वंश के बारे में। अब बात करते हैं कैसे करते हैं, अब इनके जो शासक हुए उनके बारे में बात करते हैं। हरियर प्रथम, हरियर बुक्का, हरियर ही प्रथम। देखिए क्या है, हरियर प्रथम कहने का मतलब है कि इससे आगे एक और भी शासक हुआ था, इसलिए इसको प्रथम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हरियर वंश का मतलब हरियर प्रथम के समय में ही क्या हुआ था, जो बहमनी साम्राज्य था उससे संघर्ष स्टार्ट हो गया था। क्या था, हरियर प्रथम के समय में क्या कहते हैं, बहमनी वंश से क्या हुआ था, संघर्ष स्टार्ट हो गया था। जब संघर्ष स्टार्ट हो गया था उस समय क्या किया था, वामन शाह ने जो दोआब क्षेत्र रायचूर क्षेत्र में बताया जिसको लेकर लड़ाई हुआ करती थी, उसने क्या किया था, वामन शाह ने उसको जीत लिया था।
बहामन शाह ने उसको जीत लिया, ठीक है, इसी के समय में। क्लियर? तो देखिए बस इसके बारे में, हरिहर प्रथम के बारे में इतना ही पढ़ना है। उसके बाद 1356 ईस्वी के बाद बुक्का इसका छोटा भाई, देखिए आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ते आ रहे हैं कि उनका भाई बेटा बन गया राजा, उसका बेटा बन गया, लेकिन यहाँ भाइयों का सिस्टम है, देखो भाई बन रहा है। देखिए बुक्का प्रथम, इसका क्या कहते हैं, इसका शासनकाल 1356 ईस्वी से, सॉरी ये गलती हुई है, 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक रहा था। देखिए क्या कहा था, बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देखिए उस समय क्या था कि ये लोग इस्लाम धर्म से ज़्यादा परेशान रहा करते थे, क्योंकि इस्लाम धर्म क्या हुआ था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा था, और क्या था, प्रचार तेज़ी से होने के कारण हिंदू धर्म सिकुड़ता जा रहा था। इसलिए इन्होंने इसको क्या कहते हैं, विस्तार करने के लिए प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। बुक्का के पुत्र द्वारा, देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो पुत्र का नाम इसलिए लिया गया है कि बुक्का प्रथम के पुत्र ने, मतलब पुत्र द्वारा जो कंपन नाम, जिसका नाम कंपन था, उसने क्या किया था, मदुरा जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उसको जीत लिया था। उसके जीत के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी थी गंगा देवी ने उसे एक मदुरा विजयम, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मदुरा विजयम नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है, रचना की थी। बुक्का प्रथम एक महान योद्धा था, विद्या प्रेमी था। उसने, देखिए बुक्का प्रथम एक महान योद्धा तो वास्तविकता में थे, ये दिखाई दे रहा है, उनके दोनों ने मिलकर के विजयनगर की स्थापना की थी। तो उसके बाद क्या था कि इसको क्या कहा जाता है, पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है। देखिए पूछा जाएगा क्वेश्चन, पूर्वी दक्षिणी सागरों का स्वामी किसे कहा जाता है, तो बुक्का प्रथम को, ठीक है। तो देखो बुक्का प्रथम के बारे में इतना ही याद रखना है, हमें ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है हरिहर द्वितीय। देखिए हरिहर द्वितीय का शासन रहा था 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक। देखिए बच्चों थोड़ा सा अगर दिखाई ना दे तो थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा बुक्का प्रथम, यह बुक्का प्रथम का पुत्र था, ठीक है। यह पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। देखिए देखो हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, इन्होंने कोई उपाधि धारण, मतलब महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं, कोई उपाधि विशेष करके नहीं धारण की, लेकिन इसने क्या किया था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इसने संपूर्ण दक्षिण में किसका, क्या कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था पूरे संपूर्ण क्षेत्र में, ठीक है, सही है, विस्तार किया था। उसने बहमनी साम्राज्य से गोवा और बेलगांव जीत लिया। देख लिए इस शासक के समय में जो विजयनगर शासन था वो सबसे मजबूत था, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत था। इन्होंने क्या किया था, जो बहमनी साम्राज्य था उससे क्या जीता था, गोवा और बेलगांव को जीत लिया था, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इतना आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। उसके बाद आता है आपका देवराय प्रथम। देखिए महत्वपूर्ण शासक ये भी है, क्या है, 1404 ईस्वी से 1422, 1406 और 1422 कन्फ्यूज है, थोड़ा अलग अलग दिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देवराय प्रथम द्वारा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसने क्या किया था, तुंगभद्रा नदी पर एक डैम बनाया था, बांध बनाया था। उस बांध से क्या कहते हैं, एक नहर निकाली जो क्या कहते हैं विजयनगर साम्राज्य की ओर जाती, जिससे कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ था, ठीक है, अत्यधिक विकास हुआ था, नहर का निर्माण करवाया। अब देखिए इसके समय में एक क्या कहते हैं इटली यात्री आया था जिसको कहा जाता है निकोलस कोंटी। इसके समय में निकोलस कोंटी नामक यात्री आया था, जिसने क्या किया था, जिसने विजयनगर की भव्यता का वर्णन किया है, ठीक है। अब इसके बाद अगला शासक आता है आपका देवराय द्वितीय, ठीक है। देवराय द्वितीय की बात करते हैं हम 1422 से 1446 ईस्वी में। देखिए ये संगम वंश, देखिए संगम वंश की बात कर रहे हैं, यह संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, प्रसिद्ध और प्रतापी शासक, ठीक है। इसने कहा क्या था, गजबेटकर की उपाधि धारण की थी, हाथियों पर नियंत्रण रखने वाला या हाथियों को मारने वाला, ठीक है। और इसने इसे इमादी देवराय की उपाधि धारण की थी, या इसे इमादी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय में निकोलस कोंटी इटली यात्री, और इसके समय में कौन सा शासक आया, देवराय द्वितीय के समय में आया था फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भी कहा जाता है इसको, ठीक है। एक पाकिस्तानी क्या नाम है, बॉलर हुए थे अब्दुल रज्जाक, ठीक है, उन्हीं के नाम पर है अब्दुल रज्जाक, याद रख सकते हैं आप। तो देखिए आया था, ठीक।
उसके बाद इनके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबारी, मतलब इन्होंने क्या कहा था, जो एक कवि थे कवि श्रीनाथ, जो देवराय द्वितीय के दरबार में जो कवि रहा करते थे, उनको इसने शास्त्रास्त्र में हराया था। ठीक है, उसके बाद इनके दरबार में कुछ दिनों तक रहे थे। तो बात समझ में आ गई। इस वंश की देखो संगम वंश का जो अंतिम शासक था वो विरूपाक्ष द्वितीय था। ठीक है, इसकी हत्या करके सालुम नरसिंह शासक बना था उसने अगले वंश की। देखिए थोड़ा सा इस वंश को रिकॉल कर लेते हैं। देखिए संगम वंश, देखिए जो इस वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का को माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी अनेगोंडी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बनाई थी। बाद में इन्होंने क्या किया था, सुरक्षित नदी के किनारे सुरक्षित न होने के कारण इन्होंने क्या किया था, विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। हरिहर बुक्का, इनके पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर इस वंश को संगम वंश कहा जाता है। आज हम्पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूनेस्को ने इसको क्या किया है, विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। हरिहर प्रथम, इसके बाद अब आता है हरिहर प्रथम की बात करें। हरिहर बुक्का में से हरिहर प्रथम, इसका शासनकाल रहा था 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक। हरिहर वंश के समय में बहमनी वंश का संघर्ष प्रारंभ हुआ था। किससे? बहमनी वंश से। तो देखिए बहमन शाह ने इस समय पर क्या किया था, रायचूर को जीत लिया था। ठीक है, रायचूर को। बुक्का, उसकी मृत्यु के बाद बुक्का बना था 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी हिंदू धर्म का विस्तार करने के लिए। बुक्का के पुत्र जो कंपन था, जिसने क्या किया था कि एक मदुरा क्षेत्र है जिसको तमिलनाडु में पड़ता है, उसको जीता था। उस जीत की खुशी में उसने क्या, मतलब उस जीत के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक पुस्तक की रचना की थी। बुक्का प्रथम महान योद्धा था, विद्या प्रेमी था। उसे पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी का सागरों का स्वामी भी कहा जाता है। हरिहर द्वितीय, देखिए हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम का पुत्र था। यह पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, धारण की थी। इसने संपूर्ण दक्षिण पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया और इसने क्या किया, गोवा और बेलगांव को जीत लिया था। देवराय प्रथम 1404 से 1422 या 1406 से 1422 ईस्वी। देवराय प्रथम के द्वारा तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया गया था विजयनगर को कृषि क्षेत्र में अग्रणीय बनाने के लिए। ठीक है, उस क्षेत्र में नहर का निर्माण कराया था। इसके समय में निकोलस कोल्टी इटली यात्री आया था जिसने विजयनगर की भव्यता का वर्णन किया। देवराय द्वितीय क्या है, 1422 से 1446 ईस्वी। देवराय सेकंड संगम वंश का सबसे अब देवराय द्वितीय आता है। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने गज बैठकर हाथियों पर नियंत्रण करने वाली उपाधि धारण की, इमादी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देवराय द्वितीय के समय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक आया था। तेलुगु कवि श्रीनाथ ने इसके दरबारी कवि देवराय द्वितीय के दरबारी कवि को हराया था। ठीक है, और कुछ दिन उसमें रहे थे। अब आता है संगम वंश। अब देखो संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसकी हत्या करके शालुम वंश की स्थापना किसने की थी, सालुम नरसिंह ने। ठीक है, सालुम नरसिंह वंश ये 1485 से 1505 ईस्वी तक छोटे समय के लिए रहा था ये शासन। ठीक है, इसको क्या है, ये अपने शासन को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख पाया था और उड़ीसा के शासकों ने इसे पराजित किया था और बचा कुचा के कहते इमादी नरसिंह इस वंश का अंतिम शासक था। बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा नहीं इससे। उसके बाद हम बात करते हैं तुलुप वंश। तुलुप वंश क्या था, 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी। ठीक है, 1570 ईस्वी। इस वंश का संस्थापक कौन था, वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह था। इसके बाद उसका छोटा भाई शासक बना, यह विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक था। देखिए इस तुलुप वंश का शासक था कृष्णदेव राय, जिसका वर्णन तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा में बाबर ने भी किया था, क्योंकि बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, और इब्राहिम लोदी को क्या करते हैं, हरा करके उसने क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना की थी। और मुगल वंश इसके बाद हम आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए तुलुप वंश को देखिए वीर नरसिंह का छोटा भाई था, शासक बना। यह विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक था। और इसके देखिए कृष्णदेव 1509 से 1529 ईस्वी। ठीक है, विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक था। इसका वर्णन मैंने बताया आपको तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा में बाबर ने किया है। ठीक है, इसलिए पता उसने वर्णन किया था, कहा था कि मैं जब आया था भारत में तो दक्षिण में एक राजा राज कर रहा था जिसका नाम कृष्णदेव राय था, और
वो बहुत ही शक्तिशाली और सबसे बहुत प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, उसने उसकी प्रसिद्धता का वर्णन इसी से लगाया जा सकता है, क्योंकि उस समय बाबर ने अपनी बाबरनामा में इसका वर्णन किया है। उसने बहमनियों को अपने क्षेत्र में रहने के लिए, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था और उनको रहने के लिए अपने क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया था, बढ़ने नहीं दिया था। गोलकुंडा युद्ध में उसने कुतुब शाह को पराजित किया था कुतुब शाह को पराजित किया था। गोलकुंडा देखिए, कृष्णदेव राय आंध्रभोज अग्निभोज की उपाधि धारण की थी। देखिए, एक राजा थे परमार वंश के राजा भोज, वो बहुत ही कला प्रेमी और शिक्षा प्रेमी थे। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं से प्रेरित होकर उसने क्या कहते हैं आंध्रभोज और अग्निभोज की उपाधि की धारण की थी। ठीक है, इसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का, मतलब कृष्णदेव राय के समय के शासनकाल को तेलुगु का क्लासिक युग कहा जाता है। ठीक है, क्लासिक युग कहा जाता है। इसके दरबार में अष्टदिग्गज कवि, देखिए शिवाजी के वहाँ में अष्टप्रधान अलग पढ़ेंगे, लेकिन अष्टदिग्गज यानी अष्ट कवि रहा करते थे। ठीक है, तेनालीराम देखिए प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, दक्षिण भारत में तेनालीराम कोई नहीं होगा जिसने तेनालीराम का नाम नहीं सुना। वो कवि जो थे तेनालीराम रामकृष्ण, इसके दरबार में रहा करते थे। कृष्णदेव राय के में कृष्णदेव राय देखो ने एक पुस्तक लिखी थी, इसको अमुक्त माल्याद इसको कहा जाता है, अमुक्त माल्याद या विश्ववित्तीय। ठीक है, इसको विश्ववित्तीय कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसने क्या किया था, हजारा मंदिर और पिट्ठल स्वामी मंदिर, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पिट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब इसने क्या किया था, नागलपुर शहर नामक शहर बसाया था। ठीक है, नागलपुर शहर बसाया था। ठीक, अब इसके समय में एक डोमिगोस पायास नामक और बारबोशा पुर्तगाली यात्री आए थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक, देखिए अलग अलग आप पढ़ रहे हो, किसके में, निकोलस कुंटी किसके दरबार में, देवराय प्रथम के में। अब दूसरा क्या है बच्चों, अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में, देवराय द्वितीय के दरबार में। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, इसके दरबार में भी एक आए थे, दो डोमिगोस और पायास और बारबोशा, दो पुर्तगाली यात्री आए थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में। देखिए, अब इसकी मृत्यु के बाद जो विजयनगर साम्राज्य होता है वो क्या कहता है, विखंडित हो जाता है, और बाद के जो शासक आते हैं उसको संगठित नहीं रख पाते हैं। फाइनली एक युद्ध होता है, अंतिम शासक इसका सदाशिव और इसका मंत्री था राम राय। तो इसके संबंध में 1565 ईस्वी में तालीकोटा का जो युद्ध होता है, इसमें बहमनी साम्राज्य था वो अपनी 5 शाखाओं में बट गया था। वो आगे मैं बात करूंगा आने वाले वीडियो में, जब बहमनी साम्राज्य की बात करूंगा तब बट गया था। उसमें एक साम्राज्य ने 4 शाखाओं ने भाग लिया था, और इनका क्या था, सबका दुश्मन क्या होता, कृष्णदेव राय। तो उसने क्या किया था, इससे युद्ध किया था। इसमें क्या हुआ था, विजयनगर की हार हो गई और विजयनगर का लगभग पतन हो गया। ठीक है, पतन हो गया, और उसमें क्या कहते हैं, जो राम राय था उसकी मृत्यु हो जाती है उसी युद्ध में। दूसरा अगला इसके बाद आता है अराविडु वंशु या अराविडु वंशु। इसका संस्थापक तिरुमल था। ठीक है, तिरुमल जो राम राय का भाई था, उसने सदाशिव को हराकर क्या कहते हैं, सदाशिव राय को हराकर क्या कहते हैं अराविडु वंश की स्थापना की थी। और उसने क्या कहा था, पैकोंडा को राजधानी बनाया था। ठीक है, पैकोंडा को राजधानी बनाया था। ठीक, तो देखिए ये भी वंश ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, क्या कहते हैं वो वहीं पर बिल्कुल आप लोग ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाया, और इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना बस इतना ही बहुत है और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैं एक बार से फिर से रिकॉल कर लेता हूँ, इसको समझ में आ गया। इसको मैं देखिए इसको मैं कर लेता हूँ। देखो ये थोड़ा सा सही कर लेना, पेनुकोंडा है जी, पेनुकोंडा है राजधानी। ठीक है, सही कर लेना, थोड़ा मैं सॉरी गलत बोल गया। तो क्या किया था, ये भी वंश ज़्यादा तक नहीं बढ़ा। आगे देखिए एक बार से फिर से थोड़ी सी रिकॉल कर लेते हैं जल्दी। ठीक है, देखिएगा संगम वंश, देखिए क्या कहते 1336 ईस्वी से 1385 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, दूसरा वंश देखिए इसमें शासक हुए थे हरिहर प्रथम, ठीक है, बुक्का, हरिहर द्वितीय। ठीक है, इनके समय में जो यात्री आए थे उनके बारे में देखो याद रखना है आपको थोड़ा सा। देखिए ज़्यादातर ये आपको ये यात्रियों के बारे में ज़्यादा याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत पूछे जाते हैं। एक ये रहा, और इसके बारे में क्या बताया था मैंने, और एक और बताया था आपको, यात्री आया था कृष्णदेव राय के समय में 2 यात्री आए थे ये वाले। ठीक है,
ये यात्री आए थे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे। देखिए मैं इनको रिकॉल कर चुका हूँ, इन वंशों को जरूर रिकॉल करूँगा। देखिए संगम वंश का अंतिम शासक बता दिया विरूपाक्ष के बाद में सालोक वंश 1385 मतलब 1485 से 1505 ईस्वी तक शालम नरसिंह इस वंश का शासक था। उड़ीसा के शासकों ने उसको बहुत पराजित किया और उसके बाद इस वंश का अंतिम शासक जो था नरसिंह था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका तुलुप वंश। देखिए खास करके यही वंश इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर, क्योंकि इसी वंश में जो हुआ था कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वीर नरसिंह का छोटा भाई कृष्णदेव राय। ठीक है, उसके बाद सबसे प्रतापी शासक था जिसका वर्णन आत्मकथा तुजुके बाबर ने किया है। इसने बहमनियों को मजबूर किया था और गोलकुंडा युद्ध में कुतुब शाह को पराजित किया। कृष्णदेव आंध्रभोज अग्निभोज की उपाधि धारण की थी राजा परमार वंश के राजा भोज के प्रेरित होकर उनसे। तो इसके शासन में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। इसके दरबार में अष्टदिग्गज कवि रहा करते थे और तेनालीराम रामकृष्ण के दरबार में थे। कृष्णदेव राय अमुक्त माल्याद विश्वविद्यालय पुस्तक लिखी थी। हजारा मंदिर, पिट्ठलनाथ स्वामी मंदिर इन्होंने बनवाया था और नागलपुर नामक शहर बसाया था। और इनके दरबार में दो बताए थे, डोमिगोस पायास और बारबोसा पुर्तगाली आए थे कृष्णदेव के दरबार में। अंतिम शासक सदाशिव मंत्री रामराय और 1565 ईस्वी तालीकोटा के युद्ध में बहमनी साम्राज्य की 4 शाखाओं ने उसके विरुद्ध युद्ध किया था। उसमें इसकी हार हो जाती है विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, उसके बाद अराविडु वंश की स्थापना होती है और पेनुकोंडा राजधानी बनाते हैं, जो तिरुमल था जो राम राय का भाई था। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं आपको ये समझ में आया होगा। मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही श्रृंखला आपको पसंद में आ रही होगी। तो देखिए पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। आपने अगर मेरे पुराने वीडियो ना देखे हों तो आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।